हेलो एवरीवन, आप सभी का होम साइंस लेट्स क्रैक इट पर स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर वंदना गुप्ता और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 3। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं नेट जून 2023 का पेपर, जिसमें कि पार्ट 1 पार्ट 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पर हम तीसरा पार्ट लेकर के आए हैं और इसमें हम 91 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं और इसे वीडियो खत्म करते हैं और इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए, क्योंकि साथ साथ में एक्सप्लेन करते हुए मैं चलती हूँ, जिससे इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको क्लियर हो जाए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद रेस्पेक्ट ऑफ टू मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स द स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू आर। तो यहाँ पर 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है फाइब्रस प्रोटीन्स आर जनरली लॉन्ग, second is fibrous proteins are highly soluble in water, third is collagen is an example of fibrous protein, fourth is globular proteins are generally compact and spherical, and fifth is elastin, keratin and fibrin are globular protein। यहाँ पर हम हिंदी में भी देख लेते हैं। प्रोटीन के दो प्रमुख वर्गीकरण के आलोक में जो कथन सही है वे हैं, फाइब्रस प्रोटीन सामान्यतः लंबे होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन जल में उच्च घुलनशीलता वाले होते हैं, कोलेजन फाइब्रस प्रोटीन का उदाहरण है, ग्लोबुलर प्रोटीन सामान्यतः ठोस एवं गोलाकार होते हैं, इलास्टिन, केराटिन और फाइब्रिन ग्लोबुलर प्रोटीन हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है, देखिए एक तो पहला सही है, फाइब्रस प्रोटीन सामान्यतः लंबे होते हैं। दूसरा गलत है, फाइब्रस प्रोटीन जल में उच्च घुलनशीलता वाले होते हैं। ये उच्च घुलनशीलता वाले नहीं होते बल्कि ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। फिर तीसरा है, कोलेजन फाइब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल है, बिल्कुल सही है। और तीसरा सही है, ग्लोबुलर प्रोटीन सामान्यतः ठोस एवं गोलाकार होते हैं। तो इसको भी आपको हम डिटेल में भी दिखा देते हैं विद एग्जाम्पल, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर ACD ऑप्शन सही है, यानी कि दूसरा वाला क्वेश्चन सही है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, प्रोटीन का क्लासिफिकेशन है किसके आधार पर, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन, यानी कि रासायनिक संरचना के आधार पर यहाँ पर इसका वर्गीकरण दिया गया है। तो 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, सिंपल कॉन्जुगेटेड और डराइव्ड। ठीक है, इसको सिंपल यानी कि साधारण बोलते हैं, साधारण। कॉन्जुगेटेड का मतलब है संयुग्म बोल सकते हैं इसको, यानी कि इसमें प्रोटीन के साथ। और डेराइव्ड का व्युत्पन्न, ये हिंदी है। ठीक है, अब जो सिंपल प्रोटीन है उसमें 2 आते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स और स्कैलरो प्रोटीन है। जो यहाँ पर स्कैलरो प्रोटीन लिखा हुआ है, इसी को फाइब्रस प्रोटीन भी कहते हैं। ओके, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। स्कैलरो प्रोटीन को फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं। जो यहाँ पर क्वेश्चन आया है, ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन, ये दोनों ही सिंपल प्रोटीन है। ठीक है, सिंपल प्रोटीन के अंदर ही आते हैं। फिर जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है और डराइव्ड प्रोटीन है। अब जो सिंपल प्रोटीन होती है वो होती क्या है, सिंपल प्रोटीन का मतलब है जो सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड से मिलकर के बने होते हैं। ओके, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का मतलब है जिसमें प्रोटीन होता है और प्रोटीन के साथ में कोई नॉन प्रोटीन भी चीज होती है उसके साथ में, यानी कि एक प्रोटीन और उसके साथ में कुछ मिनरल भी हो सकता है या फिर फैट भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, यानी कि प्रोटीन के साथ साथ में एक नॉन प्रोटीन जो है एलिमेंट भी उसके साथ में होगा। ठीक है, डेराइव्ड का मतलब है कि व्युत्पन्न होने वाला। जब जो सिंपल प्रोटीन से, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से, यानी कि जब प्रोटीन पर एंजाइम्स की क्रिया होती है तो उससे जो उत्पन्न होते हैं प्रोटीन, उनको व्युत्पन्न प्रोटीन कह रहे हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है। अब यहाँ पर ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जांपल्स दिए गए हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन्स, ग्लूटेलिन, प्रोलामाइंस, हिस्टोन्स, ग्लोबिस और प्रोटामाइंस। ओके, स्कैलरो यानी कि फाइब्रस प्रोटीन में कोलेजन, इलास्टिन और केराटिन। तो ये आपके क्वेश्चन में भी दिया गया, कोलेजन प्रोटीन एक फाइब्रस प्रोटीन है, इलास्टिन और केराटिन ये फाइब्रस प्रोटीन नहीं है, सॉरी ये फाइब्रस प्रोटीन है, ये ग्लोबुलर प्रोटीन नहीं है। ओके, कॉन्जुगेटेड में न्यूक्लियोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, म्यूकोप्रोटीन्स। अब ग्लाइको मींस ग्लाइकोजन प्लस, यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट हो गया और ये प्रोटीन। ओके, न्यूक्लियो यानी कि न्यूक्लिक और प्रोटीन, लाइपो लिपिड प्रोटीन, फॉस्फोरस प्रोटीन, ओके, क्रोमो प्रोटीन, मेटालो प्रोटीन। तो इसमें क्या है, प्रोटीन के साथ साथ में एक नॉन प्रोटीनस पदार्थ भी है इसके साथ में, इसलिए इसको कॉन्जुगेटेड बोलते हैं। डेराइव्ड में प्राइमरी और सेकेंडरी है, कोगुलेटेड प्रोटीन्स, मेटाप्रोटीन्स और सेकेंडरी में प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड्स। ये सब जब भी डाइजेशन में आपने पढ़ा होगा, पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड यानी कि जब ये टूटते हैं
जिन पर क्रिया होती है प्रोटीन्स पर, तो ये इनमें टूटते हैं, तो उनसे जो उत्पन्न होते हैं प्रोटीन उनको व्युत्पन्न प्रोटीन या फिर डेराइव्ड प्रोटीन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये इसका क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया, कोलेजन फाइब्रस प्रोटीन का उदाहरण है, ये सही है। लेकिन जो ये इलास्टिन, केराटिन और फाइब्रिन, फाइब्रिन भी क्या है, ये फाइब्रस प्रोटीन है। इलास्टिन, केराटिन और फाइब्रिन तीनों ही फाइब्रस प्रोटीन है, ना कि ग्लोबुलर प्रोटीन है। ओके, चलिए ये क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। The direct methods for the assessment of nutritional status include clinical sign, biochemical test, anthropometry, mortality या फिर food production। पोषण स्तर के मूल्यांकन के लिए प्रत्यक्ष विधियों में निम्नलिखित शामिल है। क्लिनिकल, बायोकेमिकल, मानवमिति, मृत्यु दर, खाद्य उत्पादन। तो पोषण स्तर के मूल्यांकन के लिए दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर एक प्रत्यक्ष विधि है, एक तो ये हो गई, और दूसरी होती है अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होती है। जो अप्रत्यक्ष होती है उसमें आता है एक तो वाइटल हेल्थ स्टैटिक, वाइटल हेल्थ स्टैटिस्टिक, और जो दूसरा आता है इसके अंतर्गत वो होता है डाइटरी हिस्ट्री या फिर डाइटरी असेसमेंट कह सकते हैं। ओके, तो ठीक है, तो यहाँ पर डाइटरी असेसमेंट दो है, अप्रत्यक्ष में वाइटल हेल्थ स्टेटस और डाइटरी असेसमेंट, और जो प्रत्यक्ष विधि होती है उसमें क्लिनिकल, बायोकेमिकल और मानवमिति, ये तीनों ही किस में आ रहे हैं, प्रत्यक्ष में। ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि पूछी गई तो जाहिर सी बात है ऑप्शन ये सही हो जाएगा, क्लिनिकल, बायोकेमिकल और मानवमिति। अब जो प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि होती क्या, प्रत्यक्ष विधि का मतलब है जैसे कि क्लिनिकल साइन है, बायोकेमिकल और मानवमिति यानी कि एंथ्रोपोमेट्री है। तो क्लिनिकल साइन का मतलब होता है कि जैसे कि आप पेशेंट को देख करके पहचान जाओगे कि इसको कौन सी समस्या है। जैसे कि जॉन्डिस के केस में आपने देखा होगा आंखें पीली हो जाती हैं, हाथ के पाम जो है वो पीले हो जाते हैं, तो देखकर पता चल जाता है कि जॉन्डिस है। या फिर आंखों में डॉक्टर्स देख करके बता देते हैं, पीलापन अगर होता है तो अनीमिया यानी खून की कमी होती है वो बता देते हैं। जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का बच्चा है उसके हेयर को देख करके, उसको देख करके, ओडिमा अगर बच्चे में अंदर है, सूजन है, तो उनको देख करके बता देते हैं कि ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का बच्चा है। तो इसका मतलब है क्लिनिकल साइन का मतलब है कि देख करके, ओवरऑल अपीयरेंस देख करके, या फिर आंखों को, आंख है, नाक है, मुंह है, होंठ है, ठीक है, हाथ है, तो इन सब चीजों को देख करके बता सकते हैं कि कौन सी समस्या है। तो ये डायरेक्ट असेसमेंट हो गया। बायोकेमिकल का मतलब हो गया टेस्ट, जैसे हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, यूरिन टेस्ट कराते हैं, क्रेटिनिन टेस्ट कराते हैं, तो उससे हमको पता चल जाता है कि हमें कौन सी बीमारी है, क्या समस्या है। मानवमिति, एंथ्रोपोमेट्री का मतलब है जिसमें हाइट, वेट, लंबाई मापना, वेट लेना, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस इसकी माप लेना, हेड सर्कमफ्रेंस इसकी माप लेना, तो इससे पता चल जाता है कि बच्चा कुपोषित है या फिर कोई और समस्या है। तो ये डायरेक्ट असेसमेंट हो गया। अब जो यहाँ पर मृत्यु दर है, मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट का मतलब मृत्यु दर माँ का भी हो सकता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हो सकता है, नियोनेटल हो सकता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो सकता है, ये आता है वाइटल हेल्थ स्टेटस के अंदर। ठीक है, खाद्य उत्पादन जो है डाइटरी असेसमेंट के अंदर आता है। तो ये दोनों अप्रत्यक्ष विधि है, यानी कि हम डायरेक्ट डाइटरी असेसमेंट करके हम नहीं बता सकते हैं। डाइटरी असेसमेंट में क्या होता है, मान लीजिए हम 24 आवर रिकॉल मेथड का यूज कर रहे हैं, 24 घंटे में किसी पर्सन ने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट कितना कितना लिया है, इसको हमें एसेस करना है, तो हम डायरेक्ट तो एसेस नहीं कर पाएंगे। तो डाइटरी असेसमेंट क्या करेंगे, 24 घंटे में किसी पर्सन ने 24 घंटे में क्या क्या, सुबह से लेकर के शाम तक क्या क्या खाया हुआ है उसको हम नोट करेंगे, फिर उसमें से हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को कैलकुलेट करेंगे, फिर हम उसको स्टैंडर्ड से जो है मिलाएंगे, देखेंगे कि हाँ उसने स्टैंडर्ड लिया है या फिर नहीं लिया है। तो ये क्या है, अप्रत्यक्ष विधि। वैसे ही मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जो मोर्टेलिटी मृत्यु दर होता है, या फिर हम कहें मॉर्बिडिटी होता है, तो ये सब जो है ये डायरेक्ट नहीं होता है, अप्रत्यक्ष विधि है। लेकिन इन दोनों ही, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही विधियों से पोषण स्तर का मूल्यांकन किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर तीन ABC जो है यही प्रत्यक्ष विधि है। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी कि पहला क्वेश्चन सही है आंसर।
फिर है एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपाइलोरिक फीडिंग आर नाइजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग, नाइजोडियोडनल ट्यूब फीडिंग, नाइजोजेजुनल ट्यूब फीडिंग, गैस्ट्रोस्टोमी या फिर जेजुनोस्टोमी। अनुप्रस्थ जठर निर्गम फीडिंग के उदाहरण हैं। ठीक है, तो वही सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं, सारे ऑप्शन दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए जो ट्रांसपाइलोरिक फीडिंग का एग्जाम्पल पूछा गया है, तो इसमें जो ऑप्शन है वो है एक तो नाइजोडियोडनल, ओके, नाइजोजेजुनल और जेजुनोस्टोमी। बी, सी और ई, तो बी, सी, ई दूसरा वाला सही है बिल्कुल ही। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, ये है क्या। तो यहां पर आप पिक्चर देख सकते हो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए जो नाइजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग होती है, नाइजो का मतलब होता है नाक, यानी कि नोज के थ्रू। नाक से लेकर गैस्ट्रिक का मतलब हो गया स्टमक, आमाशय। ठीक है, तो नाक से ट्यूब डाली जाती है, कहां तक जाती है, वो आमाशय तक जाती है, तो उसको नाइजोगैस्ट्रिक ट्यूब बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये ट्यूब नाक से डाली गई है और कहां तक आई है, आमाशय तक आई है। ठीक है, ये आमाशय है। ओके, अब नाइजोडियोडनल ट्यूब जो होता है, नाइजोडियोडनल, तो डियोडनल और जेजुनल ये सब क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइनल के पार्ट है। स्मॉल जो छोटी आंत होती है हमारी, उसके 3 भाग होते हैं, डियोडनम होता है, जेजुनम होता है और इलियम होता है, 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो पहले क्या होता है, यहां पर ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल है और फिर यहां से आता है स्टमक, आमाशय हमारा स्टार्ट हो जाता है, और स्टमक आमाशय जहां पर खत्म होता है वहां से छोटी आंत शुरू हो जाती है। ठीक है, तो जो नाइजोडियोडनल का मतलब है, नाइजो का मतलब हो गया नाक, यानी कि नाक से ट्यूब डाली गई और कहां तक आएगी, डियोडनल का मतलब डियोडनम तक, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला वाला भाग है डियोडनम। तो नाक से ट्यूब होते हुए आएगी कहां तक, यहां पर देखिए ये ट्यूब यहां से होते हुए आ रही है कहां तक, डियोडनम, ये है डियोडनम। ठीक है, यानी कि ये स्टमक है, यहां पर जो नाक से ट्यूब आ रही है, यहां से आ रही है, यहां से आते हुए कहां जा रही है, डियोडनम, ये हो गया पहला भाग डियोडनम। ठीक है, तो यहां पर आकर के खत्म हो जाएगी, तो इसको नाइजोडियोडनल ट्यूब बोलेंगे। अब नाइजोजेजुनल का मतलब है नाक से ट्यूब होते हुए आएगी कहां तक, अब यहां पर डियोडनम खत्म हुआ, यहां से शुरू हो गया जेजुनम। ठीक है, तो जेजुनम में जब नाक से होते हुए ट्यूब डाली जाएगी जेजुनम में, तो उसको बोलते हैं नाइजोजेजुनल ट्यूब। ओके, तो अब गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब क्या होता है, गैस्ट्रोस्टोमी का मतलब हो गया कि अब इसमें नाक से ट्यूब नहीं डाली जा रही है पेट में, गैस्ट्रो का मतलब हो गया स्टमक, आमाशय। ठीक है, यानी कि पेट में डायरेक्ट ट्यूब डाली जाएगी, ना कि नाक से होते हुए ट्यूब आमाशय में आएगी। गैस्ट्रोस्टोमी का मतलब हो गया यहां पर थोड़ा सा ऑपरेट करके, ये है डायरेक्ट ट्यूब जो है आमाशय में डाल दी गई। ठीक है, तो उसको गैस्ट्रोस्टोमी बोलेंगे। अब जेजुनोस्टोमी में डायरेक्ट जेजुनम में, ये जेजुनम है, डायरेक्ट जो है थोड़ा सा ऑपरेट करके और जेजुनम में ट्यूब डाल दी गई, तो इसको जेजुनोस्टोमी बोलेंगे। जहां पर नाइजो लग जाएगा, नाइजो का मतलब हो गया नाक से होते हुए ट्यूब आ रही है, जहां पर नाइजो नहीं लगा हुआ है वहां उसका मतलब हो गया कि डायरेक्ट आमाशय में और डायरेक्ट जेजुनम में ट्यूब डाल दी गई। अब यहां पर बोला गया है ट्रांसपाइलोरिक। ट्रांसपाइलोरिक का मतलब होता है, यहां पर मैं पिक्चर दिखा दूं, पाइलोरी जो है, पाइलोरस, ये क्या होता है, ये आमाशय का भाग होता है। ठीक है, ये आमाशय है हमारा, ये आप देख रहे हो ये वाला पिक्चर, ये क्या है, यहां से ये जो है स्टमक है। ठीक, तो स्टमक में भी 3 भाग होते हैं, ये पहला वाला भाग जो है फुंडस कहलाता है, और ये बीच वाला भाग जो होता है ये बॉडी, स्टमक बॉडी है, और ये जो लास्ट वाला भाग होता है आमाशय का, वो पाइलोरस कहलाता है। तो जहां लास्ट वाले भाग पर, यही जहां पर ये आमाशय खत्म होता है, पाइलोरस जहां पर एंड होगा, वहीं से स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला भाग यानी कि डियोडेनम शुरू हो जाएगा। तो ट्रांसपाइलोरिक का मतलब हो गया यानी कि पाइलोरस, ये जो पाइलोरस है इसके बाद से जो ट्यूब जा रही है, जहां पर जा रही है। ठीक है, यानी कि पाइलोरस के बाद से, तो पाइलोरस के बाद क्या होगा, इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाएगा, छोटी आंत स्टार्ट हो जाएगी, तो यानी कि डियोडेनम में ट्यूब जाएगी, जेजुनम में जाएगी, तो उसको ट्रांसपाइलोरिक बोलते हैं। ओके, तो इसी वजह से यहां पर जो ट्रांसपाइलोरिक फीडिंग के एग्जांपल पूछे गए हैं, तो नाइजोडियोडनल है, डियोडेनम भी क्या हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट हो गया, नाइजोजेजुनल हो गया, ये जेजुनम का पार्ट यानी कि ये भी इंटेस्टाइन का हो गया, और जेजुनोस्टोमी ये है ही। गैस्ट्रोस्टोमी ये स्टमक का हो गया, नाइजोगैस्ट्रिक हो गया, तो ये तो नाइजोगैस्ट्रिक ये भी जो है नाक से होते हुए
पेट में जाएगी ट्यूब। तो ये दोनों जो है आपके ट्रांसपाइलोरिक नहीं, कि ट्रांसपाइलोरिक का मतलब है पाइलोरिक के बाद ट्यूब जो जा रही है। ओके, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर है सेलुलोसिस एंड हेमिसेलुलोसिस इन द टेक्स्ट ऑफ फूड साइंस एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन आर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर इन प्लांट टिश्यू, रिलेटिवली रेजिस्टेंट टू ब्रेकडाउन, सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमंस, यील्ड कंसिडरेबल एनर्जी। खाद्य विज्ञान एवं मानव पोषण के संदर्भ में सेलुलोज तथा हेमिसेलुलोज हैं पादप पादप उत्तकों में सहायक संरचनाएं, खंडीकरण के प्रतिरोधी हैं, ठंडे जल में घुलनशील है, मानव द्वारा पचाने योग्य नहीं है, ऊर्जा उत्पादन करने वाले हैं। तो यहाँ पर सेलुलोज और हेमिसेलुलोज ये क्या है? पॉलीसैकेराइड्स हैं। आपको पता होगा, बहुशर्करा जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में पॉलीसैकेराइड कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एक तो ये पादप उत्तकों में संरचना प्रदान करने का काम करते हैं, स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं। ठीक है, और मानव के द्वारा ये पचाने योग्य नहीं होते, बल्कि एनिमल्स के द्वारा ये आसानी से पचाए जा सकते हैं। और इसके अलावा खंडीकरण के प्रतिरोधी होते हैं, यानी कि इनका आसानी से ब्रेक डाउन नहीं होता है, क्योंकि ये फाइब्रस होते हैं। ठीक है, सेलुलोज जो हेमिसेलुलोज है ये फाइबर प्रोवाइड करते हैं हमारे भोजन को, हमारे शरीर को। तो ये मेनली किसमें मदद करते हैं? सेलुलोज और हेमिसेलुलोज ये मदद करते हैं किसमें? पाचन में मदद करते हैं, क्योंकि ये फाइबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए, बी और डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए, बी, डी यानी कि पहला सही है ऑप्शन। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एड हाइट टू द बॉडी? पैच पॉकेट, पॉइंटेड कॉलर्स, स्क्वायर नेकलाइन, सिंगल कॉलम ऑफ कलर या फिर एकॉर्डियन प्लीट्स। निम्नलिखित में से क्या शरीर की लंबाई को बढ़ाने का आभास प्रस्तुत करेगा? पैच पॉकेट, पॉइंटेड कॉलर, स्क्वायर नेकलाइन, सिंगल कॉलम ऑफ कलर, एकॉर्डियन प्लेट। तो शरीर की लंबाई को बढ़ाने का आभास प्रस्तुत करता है कौन? एक तो पैच पॉकेट होगा, पॉइंटेड कॉलर होगा और ये नहीं है, पॉइंटेड कॉलर होगा, सिंगल कॉलम ऑफ कलर होगा और एकॉर्डियन प्लेट होगा। ठीक है, तो यहां पर बी, डी और ई वाला ऑप्शन सही है, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही। अब पॉइंटेड कॉलर ये सब होते क्या है? देखिए, स्क्वायर नेक लाइन तो आपको पता है ये होती है, इसके अलावा ये सारी चीजें क्या है? तो इसको हम पिक्चर्स के थ्रू आपको समझाते हैं, दिखा भी देते हैं। तो ये देखिए, ये होता है पॉइंटेड कॉलर, यहां देख रहे हैं आप, ये पॉइंटेड कॉलर है। तो इससे क्या होता है? लंबाई का आभास होता है, यानी कि इंसान लंबा दिखता है। पॉइंटेड कॉलर देख रहे हो, ये और भी लंबा हो सकता है, इतने भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, अधिक भी हो सकते हैं। तो ये पॉइंटेड कॉलर होता है जो कि लंबाई का आभास कराता है। कॉलम ऑफ कलर का मतलब हो गया, अब यहाँ पर कॉलम ऑफ कलर का मतलब होता है, अ कॉलम ऑफ कलर डज नॉट हैव टू बी मेड यूजिंग डार्क कलर्स, नहीं होते, लाइट कलर्स के बोला गया है। वियर वन थ्रू द इनसाइड मैचिंग बॉटम टू टॉप, यानी कि कॉलम ऑफ कलर का मतलब होता है कि आप जो है ऊपर से लेकर के टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेकर के नीचे तक आप जो है एक ही जो कलर आपने ऊपर से लेकर नीचे तक पहना हुआ है उसी के मैचिंग का ही कलर आप ऊपर से नीचे तक पहनोगे। और हर एक चीज, जैसे यहां पर आप यहां पर देख सकते हो, जैकेट, पैंट और शूज, सैंडल, ये सब कुछ क्या है? सेम कलर का है। तो इसको हम कहते हैं सिंगल कॉलम ऑफ कलर, यानी कि सिंगल कलर है जो कि ऊपर से लेकर टॉप टू बॉटम है। वियर वन ऑन द आउटसाइड मैचिंग जैकेट ऑब्लिक कार्डिगन टू बॉटम एंड शूज, यानी कि ऊपर से लेकर के नीचे तक आप इसे एक ही कलर का पहन सकते हो या फिर मैचिंग पहन सकते हो। ठीक है, तो इसको कॉलम ऑफ कलर बोलते हैं। सिंगल कॉलम ऑफ कलर का मतलब हो गया एक ही कलर। अब इसके दो होते हैं, इसमें दो होता है, इनर कॉलम ऑफ कलर और आउटर कॉलम ऑफ कलर। इनर कॉलम ऑफ कलर का मतलब हो गया कि ग्रेट इफ यू डोंट वांट अटेंशन ऑन योर टमी, अगर आप टमी पर किसी का अटेंशन नहीं चाहते हो, देन आप इनर कॉलम ऑफ कलर पहन सकते हो। इनर कॉलम ऑफ कलर का मतलब हो गया कि जैकेट आपकी दूसरी कलर की होगी, जो अंदर का अपर है वो सेम कलर का होगा, नीचे लोअर भी आपका सेम कलर का होगा, और जो भी आप शूज वगैरह डाल रहे हो वो भी सेम कलर का होगा। आउटर कॉलम ऑफ कलर का मतलब हो गया कि अंदर आपने जो टी शर्ट पहनी हो है वो डिफरेंट कलर की पहन ली है, ऊपर का जो जैकेट है और नीचे की जो एसेसरीज है वो आपकी सेम कलर की है, तो उसको आउटर कॉलम ऑफ कलर, यानी कि जो आउटर का है वो सेम कलर का है। इनर कॉलम ऑफ कलर का मतलब इनर वाला सारा सेम कलर का है। ठीक है, अब जो आउटर कॉलम ऑफ कलर है ये कब है? इफ यू डोंट वांट अटेंशन ऑन योर हिप्स और थाई, यानी कि आप अपनी थाई पर अगर अटेंशन नहीं चाहते हो, देन आप जो है आउटर कॉलम ऑफ कलर पहन सकते हो, जिससे कि आपके थाई पर किसी का अटेंशन नहीं जाएगा।
ओके, तो ये होता है कॉलम ऑफ कलर। और एकॉर्डियन प्लेट्स, तो ये आप सभी ने पहना होगा, स्कर्ट्स आती हैं, साड़ियां आती हैं, ड्रेसेस आती हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, तो ये इसको एकॉर्डियन प्लेट्स बोलते हैं। देख रहे हो यहाँ पर ऐसे पॉइंट सा निकला हुआ है प्लेट्स, ये एकॉर्डियन प्लेट्स होती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो ये इस तरीके से उभरा हुआ रहता है, इसको बोलते हैं एकॉर्डियन प्लेट्स। इस तरीके से सिला जाता है हल्का सा इसको ट्विस्ट करके, तो ये एकॉर्डियन प्लेट्स होता है, ये भी लंबाई का आभास कराता है। ठीक है, टाइप ऑफ प्लेट्स है यहाँ पर बॉक्स प्लेट, बॉक्स के जैसा स्कर्ट्स में ऐसे बने होते हैं। इन्वर्टेड प्लेट्स देखा होगा, नीचे साइड में ऐसे बने होते हैं। देखिए जो बॉक्स प्लेट है और इन्वर्टेड प्लेट है, यहाँ पर आप देखिए बॉक्स प्लेट और इन्वर्टेड प्लेट दोनों सेम ही है। बॉक्स बस ये बाहर की ओर बॉक्स बना हुआ है और इन्वर्टेड में बॉक्स अंदर की ओर हो गया है। किक प्लेट में भी बॉक्स बना हुआ, लेकिन यहाँ पर ये भी नीचे की साइड में, जैसे ये ऊपर की साइड में बनाया जा रहा है, ये भी ऊपर की साइड में और ये नीचे की साइड में बनाया जा रहा है। यहाँ पर देखो हल्का सा कट लगा हुआ है, ये किक प्लेट है। अकॉर्डिंग प्लेट आपने देख ही लिया है। टॉप स्टिच प्लेट में क्या होता है, यहाँ ऊपर सिलाई कर दी जाती है, नीचे प्लेट्स बने होते हैं। ठीक है, फिर नाइफ प्लेट में क्या होता है, इस तरीके से बना होता है, ये आप देख लो। ठीक है, अकॉर्डिंग प्लेट्स में ये ऊपर के फ्रंट पर होते हैं और नाइफ प्लेट में थोड़े से चौड़े चौड़े होते हैं और साइड में होते हैं, इस तरीके से प्लेट्स होते हैं, तो इसको बोलते हैं नाइफ प्लेट। और भी बहुत प्रकार के प्लेट्स होते हैं, लेकिन यहाँ हमने कुछ डिस्कस किए हुए हैं। और ये है पैच पॉकेट। पैच पॉकेट जींस में आपने देखा होगा, पैंट में, शर्ट में, ठीक है, टी शर्ट वगैरह में लगे होते हैं ऊपर से, यानी कि पैच की जैसा जेब लगे होते हैं। ये है सिंपल पैच पॉकेट विद फ्लैप, ये ऊपर फ्लैप के साथ में पैच पॉकेट है। ओके, तो ये हो गया पैच पॉकेट। ओके, तो यहाँ पर हमने सारा डिस्कस कर लिया है, पिक्चर्स के थ्रू डिस्कस कर लिया, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। ड्यूरेबल प्रेस फिनिशिंग बार्स इंक्लूड द फॉलोइंग केमिकल्स। स्थिर दाब परिष्कृति कारक अगवाह निम्नलिखित रसायनों को शामिल करता है। क्रॉस लिंकिंग रेजिन, कैटलिस्ट, सॉफ्टनिंग एजेंट, वेटिंग एजेंट, ऑप्टिकल ब्राइटनर्स। तो वही उत्प्रेरक, मृदुकारक अभिकर्मक, क्लेदन अभिकर्मक, चक्षुषीय चमक उत्पन्न करने वाला। हिंदी बहुत टफ दी हुई है यहाँ पर फिलहाल, इसीलिए मैं थोड़ा इंग्लिश ज्यादा प्रेफर करती हूँ। ओके, तो यहाँ पर पूछा गया है स्थिरता परिष्कृतिक कारक अगवा या फिर ड्यूरेबल प्रेस फिनिशिंग बार्स इंक्लूड द फॉलोइंग केमिकल्स। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, तो एक तो क्रॉस लिंकिंग रेजिन होता है, कैटलिस्ट होता है, सॉफ्टनिंग एजेंट होता है और वेटिंग एजेंट होता है। ऑप्टिकल ब्राइटनर्स नहीं होते हैं। ए बी सी डी यानी कि पहला वाला ही ऑप्शन सही है। अब यहाँ पर जो क्रॉस लिंकिंग रेजिन है या फिर कहें क्रॉस लिंकिंग जो एजेंट का यूज किया जाता है, इसमें सिट्रिक एसिड का यूज किया जाता है, सिट्रिक एसिड का यूज किया जाता है। और जो कैटलिस्ट होता है उसमें सोडियम डाई, जो कैटलिस्ट का यूज किया जाता है सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, ये कैटलिस्ट यूज किया जाता है और स्पेशली ये कॉटन के लिए यूज किया जाता है। ओके, इसके अलावा और भी चीजें होती हैं, वेटिंग एजेंट तो होता ही है, इसमें फाइब्रोइन सोल्यूशन का भी यूज किया जाता है। फाइब्रोइन एक प्रोटीन है, फाइब्रोइन सोल्यूशन का भी यूज किया जाता है। इसके अलावा रिएक्टिव डाई का भी यूज किया जाता है, रिएक्टिव डाई। ये सारी चीजें मैं इसलिए लिख ले रही हूँ, हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछे तो यहाँ पर ये दूसरे ऑप्शन उसमें डाल दे, तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि ड्यूरेबल प्रेस फिनिशिंग बार्स में कौन कौन से केमिकल्स का यूज किया जाता है। ओके, रिएक्टिव डाई हो गया, फाइब्रोइन सोल्यूशन हो, कैटलिस्ट, सीक्वेस्ट्रिंग एजेंट। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, जिससे कि आप इसमें से कुछ भी पूछ ले तो आप फटाक से इसका आंसर दे दो। ओके, तो यहाँ पर इसमें से 4 ऑप्शन ये सही है। अच्छा, ये जो यूज किया जा रहा है ड्यूरेबल प्रेस फिनिशिंग का यूज किया जा रहा है, ये स्पेशली कॉटन फैब्रिक्स पर यूज किया जाता है या फिर जितने भी सेलुलोजिक फाइबर्स हैं उन पर यूज किया जाता है। ठीक है, कॉटन और सेलुलोजिक फाइबर्स पर। और ये किस लिए यूज किया जाता है, इससे क्या होता है, एक तो बेटर कलर होता है, कलर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ठीक है, रंग अच्छा हो जाता है, मजबूत हो जाता है, क्रीज रिकवरी अच्छी होती है इससे, और जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होती है वो भी बढ़ जाती है। इसके अलावा फास्टनेस प्रॉपर्टी भी
बढ़ जाती है। तो इस वजह से इसका यूज किया जाता है। और इसमें डाई और ये डाई भी साथ साथ में कर दिया जाता है, कपड़े को कलर करना। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर वॉशिंग वूलन कार्डिगन यू फाउंड दैट इट बिकेम आउट ऑफ शेप, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर द सेम? यूज ऑफ कोल्ड वाटर, यूज ऑफ हॉट वाटर, सोकिंग द कार्डिगन इन ल्यूकेवार्म वाटर, यूजिंग नीडिंग एंड स्क्वीजिंग मेथड, या फिर रिंगिंग टू रिमूव एक्स्ट्रा वाटर। एक ऊनी स्वेटर को धुलाई के बाद आप पाते हैं कि इसका आकार बिगड़ गया है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? ठंडे जल का उपयोग, गर्म जल का उपयोग, गुनगुने जल का उपयोग, या फिर गूंथन और निष्पीड़न विधि का उपयोग करना, या फिर स्वेटर के अतिरिक्त जल को निचोड़ना। तो एक तो आप गर्म जल का उपयोग कर रहे हो, इसकी वजह से हो सकता है, या फिर गुनगुने जल में स्वेटर को डुबो रहे हो तब ये हो सकता है, और या फिर स्वेटर के अतिरिक्त जल को निचोड़, यानी कि हम उसको ट्विस्ट करके कपड़े का जो अतिरिक्त जल है उसको निचोड़ दे रहे हैं, तो उसकी वजह से भी उसमें उसका आकार बिगड़ सकता है। तो ये तीन चीज है, बी, सी और ई। ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि तीसरी वाला आंसर सही है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अ फैब्रिक विद हाई थ्रेड काउंट विल हैव बेटर कवर फैक्टर, लो ड्यूरेबिलिटी, हाई श्रिंकेज वैल्यू, या फिर लेस यार्न स्लीपेज। उच्च धागा संख्या वाले एक कपड़े में पाए जाएंगे क्या? अधिक अच्छा आवरण कारक, कम टिकाऊपन, उच्च संकुचन मान, या फिर कमतर सूत्र फिसलन। तो उच्च धागा संख्या वाले जो कपड़े होंगे उनमें अधिक अच्छा आवरण कारक होता है और कमतर सूत्र फिसलन होता है। कम टिकाऊपन अधिक होता है, कम टिकाऊपन नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर ए और डी वाला ऑप्शन सही है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं यहाँ पर उच्च धागा संख्या का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस पिक्चर में हायर थ्रेड काउंट और लोअर थ्रेड काउंट दो चीजें दी हुई हैं। तो जो हायर थ्रेड काउंट हैज मोर थ्रेड्स पर स्क्वायर इंच, पर स्क्वायर इंच का मतलब हो गया कि एक स्क्वायर में, स्क्वायर का मतलब होता है इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। ठीक है, तो एक स्क्वायर इंच में जितने भी ताने और बाने होंगे, ताने और बाने, आप ये ताना है, ठीक है, और ये बाना, ठीक है, यानी कि जो लंबाई में है उसे लेंथ वाइज जो होता है उसको ताना बोलते हैं, या फिर हम उसे वार्प इंग्लिश में कह सकते हैं, और जो चौड़ाई में होता है उसको बाना कहते हैं, या फिर वेफ्ट। ये आप सभी जानते होंगे, फिर भी बता दे रहे हैं। ठीक है, तो ताना और बाना, तो एक स्क्वायर इंच में जितना ताना और बाना होता है, जितना अधिक, उसको जो है हायर थ्रेड काउंट बोलेंगे, और कम होगा तो उसको लोअर थ्रेड काउंट बोलते हैं। ठीक है, तो जितना थ्रेड काउंट अधिक होगा, यानी कि ताने और जो बाने की संख्या जितनी अधिक होगी पर स्क्वायर इंच में, उतना ही कपड़ा जो होता है वो सघन होगा, कॉम्पैक्ट होगा, और जितना ही कम थ्रेड काउंट होगा उतना ही कपड़ा हल्का होगा, और जिससे बहुत सारे अपने कपड़े देखे होंगे कि हम आर पार देख सकते हैं उसकी, इधर से उधर। ठीक है, तो उसे क्या होता है, कॉम्पैक्ट, सघन नहीं होते बल्कि विरल होते हैं। ठीक, तो उसको हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ताना और बाना कितने कम है, तो वो लोअर थ्रेड काउंट कहलाएगा, और जब ज्यादा ताने और बाने की संख्या होगी तो उसे हायर थ्रेड काउंट बोलते हैं। तो हायर थ्रेड काउंट के जो कपड़े होते हैं वो ज्यादा बेटर होते हैं, अच्छे होते हैं, मजबूत होते हैं, सघन होते हैं, जल्दी फटते नहीं हैं। अब यहाँ पर थ्रेड काउंट कैसे करते हैं, तो जितना ताना है, ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 इंच इधर और 1 इंच, यानी कि पर स्क्वायर इंच हो गए, ये पर स्क्वायर इंच कपड़ा है। अब पर स्क्वायर इंच में जो है ताने की संख्या कितनी है, 120 थ्रेड्स हैं, ठीक है, और बाने की संख्या कितनी है, 140। ठीक, तो यहाँ पर जो ताना और बाना की संख्या होती है उसको इंटू नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, इसको प्लस किया जाता है। ठीक है, 140 प्लस 120, यानी कि 140 प्लस 120 कर देंगे तो आ जाएगा 260 थ्रेड काउंट। तो इसको बोलेंगे कि इसका थ्रेड काउंट कितना हुआ, 260 हो गया। ठीक है, तो ये थ्रेड काउंट होता है, यानी कि जितना ताना होगा और जितना बाना होगा दोनों को प्लस कर देंगे तो वो टोटल थ्रेड काउंट कहलाता है। जितना अधिक होगा उतना ही अच्छा कपड़ा माना जाता है। अगर आपको इसे चेक करना हो, आप लोग अगर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, यानी कि जो भी ये एप्स चलाते अगर होगे, तो उसमें जब आप बेडशीट वगैरह खरीदते हो, परचेज करते हो, तो उसमें नीचे लिख करके आता है थ्रेड काउंट, इतना 120 थ्रेड काउंट, 130 थ्रेड काउंट, 140 थ्रेड काउंट। ठीक है, तो जो वहां पर 120, 140, 110 थ्रेड काउंट लिखा होता है उसका मतलब यही होता है। तो वहां ये आप देख सकते हो, जितना अधिक थ्रेड काउंट होगा उतनी ही अच्छी बेडशीट होगी। ओके, चलिए
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेदर टू यूज फॉर्मल बैलेंस और इनफॉर्मल बैलेंस डिपेंड्स ऑन spirit of age यानी ट्रेडिशनल और मॉडर्न, नंबर ऑफ पर्सन यूजिंग स्पेस, यूज ऑफ बिल्डिंग, हाउस, ऑफिस या फिर होटल, टाइप ऑफ पीपल ऑक्युपाइंग दैट स्पेस, पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन और टाइम ऑफ द डे ऑफ यूज। संतुलन औपचारिक हो या अनौपचारिक, यह किस बात पर निर्भर करता है? परंपरागत या आधुनिक युग का चलन, संस्थान का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या, भवन का उपयोग, घर, कार्यालय या फिर होटल, स्थान का उपयोग करने वाले लोगों के प्रकार, व्यक्ति का व्यक्तित्व या फिर उपयोग के दिन का समय। तो देखिए, जो भी बैलेंस है वो फॉर्मल हो या फिर इनफॉर्मल, यानी कि औपचारिक हो या अनौपचारिक, तो ये इस पर निर्भर करेगा कि जो भी क्या चल रहा है, यानी कि ट्रेडिशनल जो है युग है या फिर मॉडर्न है। भाई ट्रेडिशनल यानी कि परंपरागत है या फिर आधुनिक युग है। तो परंपरागत में पुराने स्टाइल से रखते हैं चीजों को हम, और आधुनिक युग में नए तरीके से, यानी कि आधुनिक युग में हम इनफॉर्मल बैलेंस का ज्यादा यूज करते हैं, जबकि पहले हम फॉर्मल बैलेंस का ज्यादा यूज किया जाता है ट्रेडिशनल में। तो एक तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा, परंपरागत है या फिर आधुनिक युग है। फिर है स्थान का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल का। भवन का उपयोग, हाँ, इससे मतलब है कि घर पर है, कार्यालय है या होटल है, यानी कि हम कहां पर हम इस बैलेंस का यूज कर रहे हैं। तो घर, कार्यालय, होटल हम कहां यूज कर रहे हैं, ये हमें देखना पड़ेगा कि कहां पर, जैसे कार्यालय है, ऑफिस है, तो वहां पर हम फॉर्मल का यूज कर सकते हैं। घर है, वहां पर हम इनफॉर्मल का यूज करते हैं। होटल में भी हम इनफॉर्मल फॉर्मल दोनों यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से फिलहाल दोनों हम कहीं पर यूज कर सकते हैं, लेकिन ये हमें ध्यान रखना होगा, देखना पड़ेगा कि कहां पर हम यूज कर रहे हैं। तो ये तो सी हो जाएगा। स्थान का उपयोग करने वाले लोगों के प्रकार, ये भी जरूरी है। स्थान का उपयोग कौन कर रहा है, वो लोग कैसे हैं, उनके हिसाब से भी फॉर्मल और इनफॉर्मल का चयन करना पड़ेगा। और चौथा है व्यक्ति का व्यक्तित्व, यानी कि पर्सनैलिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग ही हम फॉर्मल और इनफॉर्मल बैलेंस का यूज करेंगे, यानी कि आंसर जो हो जाएगा ACDE। तो देखते हैं कौन सा सही है। ACDE दूसरा वाला आंसर बिल्कुल ही सही है। फिर आता प्रोलॉन्ग सिटिंग एट वर्क प्लेस में इनिशिएट मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स दैट कैन बी अवॉइडेड बाय टेकिंग ब्रेक्स एंड फिजिकल स्ट्रेचिंग इन बिटवीन, चेंज इन प्लेस ऑफ वर्क, चेंज इन वर्किंग पोस्चर, इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन द रूम, यूज ऑफ स्टैंडिंग वर्क स्टेशन। कार्यस्थल पर अधिक देर तक बैठने के कारण मांसपेशी कंकालीय समस्याएं शुरू हो सकती हैं, जिनसे निम्नलिखित द्वारा बचा जा सकता है। कार्य के मध्य विराम लेकर और शारीरिक खिंचाव करके, कार्यस्थल में परिवर्तन करके, कार्य स्थिति में परिवर्तन करके, कमरे में प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि करके, खड़े रहकर कार्य करने वाले कार्यस्थल का उपयोग करके। तो देखिए, इसमें सिर्फ एक नहीं होगा, कमरे में प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि करके, इससे कोई मतलब नहीं है थकान का, ठीक है, मतलब मांसपेशी कंकाली जो समस्याएं हैं उसका कोई मतलब नहीं है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। A, B, C और E, ये चारों ही ऑप्शन सही है। तो इसमें दो आंसर सही है। A, B, C, A तो सही ही होगा, उसके अलावा B, C, D तो नहीं होगा, इसमें भी D है, D नहीं है। और ये चौथा, पहला और चौथा ऑप्शन, इसमें दो आंसर सही है, क्योंकि A, B, C भी सही है और A, C, E वाला ऑप्शन भी सही है। तो चारों ऑप्शन इसमें सही हैं। ओके, चलिए, डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशन, एक्चुएटिंग, मोटिवेशन, लीडरशिप या फिर इनोवेशन। निर्देशन में शामिल है संप्रेषण, परिचालन, अभिप्रेरण, नेतृत्व या फिर नवाचार। एक मिनट, थोड़ी सी इसकी भी विड्थ कम कर लें। ओके, तो निर्देशन यानी कि डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन में जाहिर सी बात है कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कम्युनिकेशन के द्वारा ही, संचार के द्वारा ही निर्देशन करते हो, डायरेक्शन देते हो या फिर निर्देश देते हो, ठीक है। फिर अभिप्रेरण, मोटिवेशन भी जरूरी है। मतलब जब भी आप किसी को निर्देशन कर रहे, किसी का निर्देशन कर रहे हो, किसी को डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो मोटिवेट होता है आपसे, ठीक है, मोटिवेशन उसको मिलता है और आप क्या कर रहे हो, उसका नेतृत्व कर रहे हो, यानी कि एक तरीके से आप उसको दिशा दिखा रहे हो कि कैसे, किस डायरेक्शन में हमको जाना है, किस तरीके से हमें काम करना है, ठीक है। तो तीन ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे, संप्रेषण, अभिप्रेरण और नेतृत्व, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन और लीडरशिप। तो यहाँ पर A, C और D वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, तीसरा वाला ऑप्शन सही है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। की कॉन्सेप्ट ऑफ
system approach to management are: a system can be opened or closed, one subsystem is not affected by other subsystem, every system has a boundary, holism is a core concept, a system is not affected by macro environment। प्रबंधन के सिस्टम अप्रोच की प्रमुख अवधारणाएं हैं: तंत्र खुला या बंद हो सकता है, एक उपतंत्र दूसरे उपतंत्र द्वारा प्रभावित नहीं होता है, प्रत्येक तंत्र की सीमा होती है, समग्रता एक मुख्य अवधारणा है, कोई तंत्र वृहद वातावरण से प्रभावित नहीं होता है। तो इसका जो ऑप्शन है सिस्टम अप्रोच की फीचर्स जो पूछा गया है, एक तो है तंत्र खुला या बंद हो सकता है, ठीक है, फिर है प्रत्येक तंत्र की सीमा होती है और समग्रता एक मुख्य अवधारणा है, ठीक है। तो ए, सी और डी वाला ऑप्शन सही है। तीसरा, थोड़ा सा इसको मैं पिक्चर में दिखा देती हूं, और भी फीचर्स हैं इसके। तो ये की फीचर्स हैं कुछ सिस्टम अप्रोच के, ठीक है, मैनेजमेंट में जो सिस्टम अप्रोच है। इंटरकनेक्टेड सब सिस्टम, यानी कि जो ये सिस्टम अप्रोच होता है, मैनेजमेंट का मतलब हो गया व्यवस्था जो होती है। तो मैनेजमेंट में क्या है कि जो सिस्टम अप्रोच होता है उसमें जो भी व्यक्ति काम करते हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, किसी स्पेशली इंडिविजुअल पर्सन के लिए कुछ नहीं होता है, बल्कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और एक साथ मिल करके वो काम करते हैं। कोई भी आइसोलेशन नहीं होता है, बाउंड्री होती है, चेंजिंग इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, सेंसिटिविटी जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उसके प्रति वो सेंसिटिव भी होते हैं, मॉनिटरिंग एंड टेकिंग एक्शन, ये सब जो है सिस्टम अप्रोच के फीचर्स हैं, की फीचर्स हैं, ठीक है। कुछ हमारे क्वेश्चन में पूछा गया, कुछ यहाँ पर थे, तो ये ऑप्शन सही है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। गार्डनर्स 8 फ्रेम्स ऑफ माइंड आर: वर्बल, मैथमेटिकल, इंटरपर्सनल, बॉडली, काइनेस्थेटिक, म्यूजिकल, इंटरपर्सनल, नेचुरलिस्ट, स्पेशियल, सिनैप्स, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, नॉन वर्बल और सेंसरी। गार्डनर के अनुसार मन की 8 संरचनाओं में शामिल है: शाब्दिक, गणितीय, अंतर्वैयक्तिक, शारीरिक, गति संवेदी, संगीत संबंधी, अंतःवैयक्तिक, प्रकृतिवादी, स्थानिक, सिनैप्स, पोषण प्रबंधन, गैर शाब्दिक, इंद्रिय संबंधी। तो इसमें पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है, ठीक है, यानी कि ए, बी और सी वाला ऑप्शन सही है। इसको मैं अभी आपको पिक्चर भी दिखा देती हूं, केवल ए, बी और सी सही है। तो ये पिक्चर्स आप देख सकते हो, ये पिक्चर, ठीक है। अब यहां पर क्या है, ये जो गार्डनर ने थियोरी दी है, सिद्धांत दिया है, उसको बोलते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत या फिर मल्टीपल इंटेलिजेंस थियोरी। ये गार्डनर के द्वारा दी गई है, इनकी थियोरी है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि दैट देयर आर एटलीस्ट 8 डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस दैट आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम वन अनदर, यानी कि 8 प्रकार के जो है इंटेलिजेंस होते हैं, यानी कि बुद्धि होती है, और सब जो है एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। वी ईच पजेस ऑल ऑफ दोस, यानी कि हम सभी में ये सारे होते हैं, सारी बुद्धि होती है, बट इन डिफरेंट अमाउंट, लेकिन इनकी मात्रा अलग अलग होती है, यानी कि कोई चीज किसी में ज्यादा होगी, कोई चीज किसी में ज्यादा होगी, बुद्धि की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर अब देखिए 8 दिया गया है। म्यूजिकल, यानी कि म्यूजिक में स्मार्ट होगा, बॉडली काइनेस्थेटिक जो होगा वो बॉडी स्मार्ट यानी कि स्पोर्ट्स में होगा, इंटरपर्सनल यानी कि मतलब है कि लोगों से बात करने में स्मार्ट होगा, वर्बल लिंग्विस्टिक यानी कि उसके शब्द स्मार्ट होंगे, अच्छे से बातचीत करने में बहुत अच्छा होगा, लॉजिकल मैथमेटिकल यानी कि तर्क करने में अच्छा होगा वो, नेचुरलिस्टिक, नेचर स्मार्ट यानी कि प्रकृति का ज्ञान उसके पास अधिक होगा, और इंट्रापर्सनल यानी कि सेल्फ स्मार्ट यानी खुद में उसकी बुद्धि अपने प्रति बहुत अच्छी होगी, अपने प्रति जो है यानी खुद वो बहुत स्मार्ट होगा, चीजों को अच्छे से देखता होगा। विजुअल स्पेशियल का मतलब होगा पिक्चर स्मार्ट, जैसे जो आर्किटेक्चर वगैरह होते हैं, किसी स्पेस को देख करके, जैसे घर बनाते हैं तो स्पेस को देख करके जो आर्किटेक्चर होते हैं वो छोटा भी स्पेस होगा तो उसको इतने अच्छे से आपका वहां पर घर तैयार कर देंगे कि वो देखने में बड़ा लगता है, छोटे से स्पेस को भी वो बड़ा बना देते हैं। तो ये उनका आर्ट है, तो ये पिक्चर स्मार्ट है। तो ये यहाँ पर 8 दिए गए हैं, जिसमें से आपके कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसमें कि 3 है, ठीक है, सही है। फिर आता है फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एडजस्टमेंट्स टू पेरेंटहुड आर: एटीट्यूड्स टुवर्ड्स प्रेगनेंसी, एज ऑफ पेरेंट्स, चाइल्ड्स टेम्परामेंट, फ्रेंडशिप या फिर पेयर सेंटर्ड रोल।
ऐसे कारक जो अभिभावक तत्व के समायोजन को प्रभावित करते हैं। गर्भावस्था के प्रति दृष्टिकोण, माता पिता की उम्र, बच्चे का स्वभाव, मित्रता, युग्म केंद्रित भूमिकाएं। तो जो अभिभावक तत्व को यानी कि पेरेंटहुड के एडजस्टमेंट को प्रभावित करते हैं। तो एक तो गर्भावस्था के प्रति दृष्टिकोण कैसा है, प्रेगनेंसी के प्रति दृष्टिकोण कैसा है, यानी कि जो जैसी प्रेगनेंसी के प्रति अगर आपका अच्छा दृष्टिकोण है तो आप पेरेंटहुड यानी कि पेरेंट्स भी अच्छे बनोगे, अभिभावक भी अच्छे बनोगे। तो डिपेंड करता है कि आपका एटीट्यूड कैसा है। माता पिता की उम्र का भी प्रभाव पड़ता है और बच्चे का स्वभाव, इस पर भी प्रभाव पड़ता है अभिभावक का, ठीक है, कि वो किस तरीके से उसको एडजस्ट करता है। तो ये तीन चीजें ए, बी और सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि पहला वाला सही है ऑप्शन। फिर आता है बिग फैक्टर्स ऑफ पर्सनैलिटी आर ओपननेस, कंसाइंसनेस, एक्सट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस, एस्थेटिक। व्यक्तित्व के बड़े कारक हैं खुलापन, अंतर विवेकशीलता, बहिर्मुखन, सहमतित्व, सौंदर्य परक। तो व्यक्तित्व के बड़े कारक हैं यानी कि पर्सनैलिटी को कौन से फैक्टर्स प्रभावित कर सकते हैं। खुलापन ये बड़े कारक है, अंतर विवेकशीलता ये भी, बहिर्मुखन भी और सहमतित्व। सौंदर्य का व्यक्तित्व से कुछ ज्यादा लिंक नहीं है। पर्सनैलिटी जिसका इसके पास सौंदर्य नहीं होता है उसकी भी पर्सनैलिटी अच्छी होती है। तो ये आपने देखा ही होगा, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। तो ये चारों चीजें होना जरूरी है, ये व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। तो यहां पर ए, बी और सी, डी वाला ऑप्शन सही है पहला। फिर है सीज ऑफ पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट आर कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंस, कनेक्शन, कैरेक्टर, केयरिंग, कंपैशन, कंडीशनिंग, कैलकुलेशन, कंप्यूटर नहीं, यहां पर कंप्यूटर है, कंप्यूटर, ठीक है। सकारात्मक युवा विकास के सी हैं, तो वही चीजें यहां पर दी हुई है। तो यहां पर पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही। कैटरिंग नहीं है, ये केयरिंग है यानी कि देखभाल। तो जाहिर बात है सकारात्मक युवा विकास के लिए क्या चीजें चाहिए, कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटिशन की भावना हो, आत्मविश्वास हो, कनेक्शन हो, कैरेक्टर अच्छा हो, केयरिंग हो और कंपैशन हो किसी भी चीज को करने के लिए। तो ये सारी चीजें, तीनों चीजों की जरूरत है, ठीक है। तीनों ऑप्शन सही है यानी कि ए, बी और सी। तो ये चौथा वाला ऑप्शन सही है। फिर है फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट लीडरशिप। ए है लोकल लीडर्स कमांड रेस्पेक्ट बीज एन एवरेज फार्मर सीक्स एडवाइस ऑफ अ लोकल लीडर सीज while वर्किंग फॉर प्रमोशन ऑफ चेंज लीडर्स मस्ट बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस। Fourth is voluntary leaders should be trained to take initiative is leaders have lost their value in fast changing world। हिंदी में देख लेते हैं। नेतृत्व के बारे में निम्नलिखित तथ्य सत्य हैं। नेतृत्व के बारे में पूछा जा रहा है क्या सही है। पहला है कि स्थानीय नेताओं को सम्मान मिलता है। दूसरा है औसत किसान स्थानीय नेता की राय लेता है। परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए कार्य करने हेतु नेताओं को विश्वास में लिया जाना चाहिए। स्वैच्छिक नेताओं को पहल करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। तेजी से बदलते विश्व में नेताओं ने अपना महत्व खो दिया है। तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा और चौथा सही है, ठीक है। यानी कि स्थानीय नेताओं को सम्मान मिलता है, सही बात है। औसत किसान स्थानीय नेता की राय लेता है, ये भी सही है। परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए कार्य नेताओं को विश्वास में लेना जरूरी हो, मतलब लिया जाना चाहिए। और स्वैच्छिक नेताओं को पहल करने के लिए उनको ट्रेन करना भी जरूरी होता है। अब ये नहीं है तेजी से बदलते विश्व में नेताओं ने अपना महत्व खो दिया है, तो फिलहाल ये इसके बारे में सही नहीं है। तो ए, बी और सी, डी सही है, यानी कि पहला वाला जो क्वेश्चन आंसर है वो बिल्कुल सही है। फिर है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर फॉर कम्युनिकेशन आर कल्चर आर लर्न, कल्चर्स आर डायनामिक, कल्चर्स आर लार्जली विजिबल, कल्चर्स आर सब्जेक्टिव, कल्चर्स आर ऑब्जेक्टिव। संप्रेषण की संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं। संस्कृति सीखी जाती है, संस्कृति गत्यात्मक है, संस्कृति व्यापक तौर पर दृश्य होती है, संस्कृति व्यक्तिपरक होती है, संस्कृति वस्तुपरक होती है। तो जो भी संस्कृति है, ठीक है, जिस कल्चर में आप रह रहे हो उसको आप सीखते हो, ठीक है, सीखी जाती है, गत्यात्मक होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती रही है। जो आपके मम्मी पापा जो जिस कल्चर को अपनाया है उन्होंने वही आप भी अपना रहे हो, आपके बच्चे भी अपनाएंगे आगे चल, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलती रहती है और दृश्य नहीं होती, आप देख नहीं सकते हो कल्चर को, ठीक है। और ये व्यक्तिपरक होती है, यानी कि व्यक्ति ही जो है संस्कृति को आगे लेकर के जाता है, ना कि कोई वस्तु, ठीक है। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो ए, बी और डी आएगा। तो यहां पर तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। फिर है
सम ऑफ द बैरियर्स टू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कैन बी फिजिकल लिमिट्स, लैंग्वेज, टाइम, वेल्थ या फिर लिटरेसी। समुदाय सहभागिता के कुछ बाधक हो सकते हैं, भौतिक सीमाएं, भाषा, समय, धन, साक्षरता। तो जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है उसमें जो भी बैरियर्स होते हैं, भौतिक सीमाएं हो जाती है, फिजिकल बैरियर्स हो सकते हैं, ठीक है, भाषा का बैरियर हो सकता है, भाई आप पता चल रहा है कि आपकी लैंग्वेज कुछ और है, आप हिंदी बोलते हो लेकिन जहां पर आप जा रहे हो पार्टिसिपेट करने वहां पर इंग्लिश है, तो भाषा का बैरियर हो जाता है। या फिर हम कोई दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं और वहां पर कोई दूसरी लैंग्वेज है, हाँ, आप जो लैंग्वेज बोल रहे हो लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, तो इस वजह से भाषा का बैरियर हो सकता है। समय का भी बैरियर हो सकता है, हाँ, समय भी हो सकता है, और साक्षरता, क्योंकि पता चला आप उनको जो है पोस्टर के माध्यम से या फिर ऐसे ही आप बोल रहे हो, समझा रहे हो, ठीक है, लेकिन लिख करके जो है पोस्टर के माध्यम से समझा रहे हो या फिर चार्ट के माध्यम से समझा रहे हो, लेकिन अगर लोग पढ़े लिखे नहीं है तो उनको समझ में नहीं आएगा कि आप जो पोस्टर में लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है। चार्ट में आपने जो चार्ट तैयार किया हुआ है, जो भी डायग्राम, बार डायग्राम बनाया है या फिर पाई डायग्राम बनाया है, वो उनको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से साक्षरता भी बाधक हो सकती है। धन का कोई मैटर नहीं है, यहाँ पर धन कोई बाधक तत्व तो नहीं है समुदाय सहभागिता में। तो ए, बी, सी और ई वाला ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर ए, बी, सी और ई, चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओके, फिर है द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द यूज ऑफ रोल प्ले इन कम्युनिटी एंगेजमेंट, नॉन थ्रेटनिंग एनवायरमेंट, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, ट्रेनर डायरेक्टेड लर्निंग, skillfully leading participant to conclusion, observation and self analysis। सामुदायिक कार्य में भूमिका निर्वाह के उपयोग के संबंध में क्या सही है? धमकाने वाला परिवेश नहीं, स्वयं द्वारा अन्य दिशा में परिवर्तन अधिगम, प्रशिक्षक द्वारा अन्य दिशा में परिवर्तन अधिगम, प्रतिभागियों को कुशलता पूर्वक निष्कर्ष की ओर ले जाना, अवलोकन और आत्म विश्लेषण। यानी कोई भी आप कम्युनिटी वर्क कर रहे हो, सामुदायिक कार्य कर रहे हो, तो उसमें जो आप रोल प्ले कर रहे हो तो उसका उपयोग क्यों, मतलब उसके उपयोग से क्या फायदा होता है, हम ये कह सकते हैं। उसके संबंध में पूछा जा रहा है कि जो आप रोल प्ले करते हो उसका क्या संबंध है। तो एक तो धमकाने वाला परिवेश नहीं होता है, आप अपने मन से काम करते हो, रोल प्ले कर रहे हो, ठीक है। और स्वयं द्वारा अन्य दिशा में परिवर्तन, यानी कि सेल्फ सेंटर्ड होता है, यानी कि आप खुद से अपने लिए कर रहे हो और आप में चेंज आ रहा है, आप में परिवर्तन आ रहा है, आप सीख रहे हो खुद, यानी कि जो रोल प्ले करता है वो खुद सीखता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, ना कि प्रशिक्षक के द्वारा, ट्रेनर सेंटर्ड होता है, ठीक है। और प्रतिभागियों को कुशलता पूर्वक निष्कर्ष की ओर ले जाता है, यानी कि जब रोल प्ले करते हैं तो लास्ट में कुछ ना कुछ हमें रिजल्ट मिलता है, कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलता है उसका, ठीक है। और हम खुद का अवलोकन भी करते हैं, आत्मविश्लेषण करते हैं, सेल्फ एनालिसिस करते हैं। तो ये चारों ऑप्शन सही होंगे, ए, बी और डी और ई, ए, बी, डी, ई। तो तीसरा वाला आंसर बिल्कुल ही सही है। चलिए फिर इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जो हमने समझाने की कोशिश की हुई आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। थैंक यू।